Hello everyone, welcome back to Easy Classes. I am Pooja Upadhyay and today we are back with another lecture of our MPharm first semester Advanced Pharmacology series. In the previous 4 parts we discussed pharmacokinetics in detail. Now it's time to move to the second major section of Unit 1st Pharmacodynamics. In this part 5, we will understand what pharmacodynamics is, what a drug does to the body, how drugs produce their effect, and the basic mechanism of drug action. So, if you are MPharm student or preparing for GPAT, NIPER or university exams, this lecture is going to be very useful for you. So, without any further delay, let's get started. Now let's begin with our first topic, pharmacodynamics. Pharmacodynamics is the study of how drugs interact with body to produce biochemical and physiological effects. इस डेफिनेशन को हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्माकोडायनेमिक का मीनिंग क्या है. फार्माको का मतलब होता है ड्रग और डायनेमिक्स का मतलब होता है एक्शन और इफेक्ट. सो फार्माकोडायनेमिक्स का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी. फार्माकोडायनेमिक हमें बताता है कि जब कोई ड्रग बॉडी में एंटर करती है तो वो सेल्स, टिश्यूज़, एंजाइम्स या रिसेप्टर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं? बॉडी के अंदर है. तो ड्रग बॉडी के साथ, बॉडी के जो ये सेल्स, टिश्यूज़, एंजाइम्स, इनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, उसके बाद बॉडी में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये सब हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं. अब ये इफेक्ट जो होते हैं वो थेरेपेटिक भी हो सकते हैं, यानी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, यानी कि बेनिफिशियल, और एडवर्स या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके, यानी कि जो बॉडी के लिए ठीक ना हो. जैसे अगर हम एक पैरासीटामोल खाते हैं तो वो फीवर को कम करती है, तो फीवर को कम कर रही है, इट मीन्स वो थेरेपेटिक इफेक्ट रिस्पॉन्स में आ रहा है. लेकिन जब पैरासीटामोल खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है स्टमक अपसेट हो जाता है, वो एक साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट है मेडिसिन का. इसलिए फार्माकोडायनामिक सिर्फ ड्रग के इफेक्ट को ही नहीं पढ़ते, बल्कि उस इफेक्ट के पीछे के मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करती है. इसी कॉन्सेप्ट को हम एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जो एग्ज़ाम में भी आपको ये लाइन याद रहेगी तो उससे आपको आगे का कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा. फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट करती है, कैसे करती है, कितना इफेक्ट करती है, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं. अब एक और डेफिनेशन देखते हैं. फार्माकोडायनामिक डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन एंड द रिजल्टिंग इफेक्ट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ड्रग का इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि साइट ऑफ एक्शन, यानी रिसेप्टर या टारगेट, यानी कि जिस जगह पर ड्रग का इफेक्ट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं साइट ऑफ एक्शन. और वो कौन कौन सी हो सकती है? वो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, टारगेटेड टिश्यू हो सकते हैं. पर ड्रग कितनी कंसंट्रेशन में पहुंच रहा है, वहाँ पर वो कितनी कंसंट्रेशन में, यानी कितने अमाउंट में पहुंच रहा है. अगर कंसंट्रेशन सफिशिएंट होती है तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो इफेक्ट भी कम हो सकता है. यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का बेस बनता है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. अब देखते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है. फर्स्ट, understand how drug produce their effect. Second, explain relationship between dose and response. And third है study drug receptor interaction. देखते हैं इसको एक एक करके. फर्स्ट जो है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि ड्रग हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, ड्रग कैसे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये हम फार्माकोडायनेमिक्स से समझते हैं. नेक्स्ट है डोज और रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना. थर्ड है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को स्टडी करना, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स रिसेप्टर पर एक्ट करके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. तो ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं. इसको पढ़कर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. अब हमने समझ लिया है कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है और इसका मेन फोकस क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ड्रग बॉडी में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे करती है. इसका आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, जहां हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Mechanism of drug action means the way by which a drug produces its pharmacological effect after entering the body. So, different drugs different target पर एक्ट करती हैं. कुछ ड्रग रिसेप्टर पर एक्ट करती हैं, कुछ एंजाइम्स पर, कुछ आयन चैनल्स पर और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स पर. लेकिन सबसे कॉमन मैकेनिज्म एक्टिंग ऑन रिसेप्टर है. मैक्सिमम ड्रग रिसेप्टर के थ्रू ही अपना एक्शन शो करती है. सो हम डेफिनेशन देखते हैं. एक्टिंग ऑन, फर्स्ट है एक्टिंग ऑन रिसेप्टर.
A receptor is a specialized protein molecule that recognize and bind a drug to produce a biological response. इस डेफिनेशन को समझते हैं। रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, ये बेसिकली प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन पर या सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इसका मेन फंक्शन है ड्रग को रिकॉग्नाइज करना, उससे बाइंड करना और उसके बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। सिंपल वर्ड्स में रिसेप्टर ड्रग के लिए टारगेट साइट की तरह कार्य करता है। अगर ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तो वो ज़्यादातर केसेस में फिर अपना डिजायर्ड इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, इसे सिंपली समझ सकते हैं आप लोग भी। सपोज रिसेप्टर एक लॉक है और ड्रग एक की है। जैसे हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, उसी तरह रिसेप्टर की भी एक स्पेसिफिक ड्रग या लाइगेंड होता है। जब करेक्ट ड्रग करेक्ट रिसेप्टर से बाइंड करती है तभी रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर रॉन्ग की यूज़ करेंगे तो लॉक नहीं खुलेगा। उसी तरह ड्रग रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी और एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए रिसेप्टर को मेजर टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन कहा जाता है। फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर के फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट है सबसे पहले जो हमारा रिसेप्टर होता है वो लाइगेंड्स को रिकॉग्नाइज करता है, यानी ड्रग्स को रिकॉग्नाइज करता है। देन उसके बाद स्पेसिफिक बाइंडिंग करते हैं, फिर उस बाइंडिंग को सेलुलर रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली बॉडी जो होती है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के कुछ टाइप हैं। अब रिसेप्टर्स के मेजर टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCRS कहते हैं इसको। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। आप इन चारों के सिर्फ अभी नाम याद रखिए, इनका मैकेनिज्म, एग्जाम्पल्स और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी कैन से दैट रिसेप्टर्स आर द मोस्ट कॉमन टारगेट्स फॉर ड्रग एक्शन। लेकिन सभी ड्रग रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करती, कुछ ड्रग एंजाइम्स पर भी एक्ट करके अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म, एक्टिंग ऑन एंजाइम। First of all, let's understand what an enzyme. Enzyme are biological catalysts that increase the rate of biochemical reaction without getting consumed in the reaction. Enzymes जो होते हैं वो biological catalyst होते हैं जो बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस की जो रेट होती है, स्पीड होती है, उसको बढ़ाते हैं बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस जैसी ऑलमोस्ट सभी बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम की हेल्प से होती हैं। दैट्स वाई एंजाइम्स आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग टारगेट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ड्रग एंजाइम पर एक्ट कैसे करती है। जनरली क्या होता है, ड्रग एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट या समटाइम्स एक्टिवेट करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मोस्ट ऑफ ड्रग एंजाइम इनिबिटर्स होती हैं, यानी वो एंजाइम के नॉर्मल फंक्शन को रिड्यूस या ब्लॉक कर देती है। अब इस टेबल के एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, नियोस्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये दोनों ही ड्रग हैं, नियोस्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन, ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। नॉर्मली कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। जो एक एंजाइम है बॉडी के अंदर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ये एसिटिल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है तो एसिटिल कोलिन की अमाउंट बढ़ जाती है। तो अगर किसी की बॉडी में एसिटिल कोलिन की मात्रा कम हो रही है किसी भी रीज़न से, तो जब ड्रग दी जाएगी यानी नियोस्टिग्मीन या फाइसोस्टिग्मीन ड्रग दी जाएगी तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। और जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटिल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिससे कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर एसिटिल कोलिन की अमाउंट बढ़ जाती है। इस प्रिंसिपल का यूज़ माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन में किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मोनो एमीन ऑक्सीडेज, MOAA। मोक्लोबेमाइड MOA एंजाइम को इनहिबिट करती है। ड्रग का नाम है मोक्लोबेमाइड और ये MOA एंजाइम को इनहिबिट करती है। MOA मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। नॉर्मली MOA एंजाइम सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करता है। जब MAO इनहिबिट होता है तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यह ड्रग डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। थर्ड एग्जाम्पल, कार्बिडोपा। डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। इसका यूज़ लीवोडोपा के साथ पार्किंसन डिजीज में किया जाता है। कार्बिडोपा लीवोडोपा को ब्रेन के बाहर डोपामीन में कन्वर्ट होने से रोकती है।
कार्बिडोपा लीवोडोपा से ब्रेन के बाहर डोपामीन में कन्वर्ट होने से रोकती है, जिससे ज़्यादा लीवोडोपा ब्रेन तक पहुंच जाता है और ट्रीटमेंट अधिक इफेक्टिव हो जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल है एलोप्यूरिनॉल। ये ज़ैंथेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम यूरिक एसिड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जब इसे इनहिबिट किया जाता है तो यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एलोप्यूरिनॉल का यूज़ गॉट की ट्रीटमेंट में किया जाता है। गॉट एक बोन से रिलेटेड अर्थराइटिस है। फिफ्थ एग्जाम्पल है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कैप्टोप्रिल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है। ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली जो एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो यदि इसको हम कम कर देंगे तो BP ठीक हो जाएगा। तो जब कैप्टोप्रिल को इनहिबिट करती है तो एंजियोटेंसिन सेकंड का कम बनता है और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारी रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। इसलिए कैप्टोप्रिल का यूज़ हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर में किया जाता है। सो we can conclude that drug can produce their effect by modifying enzyme activity and in most cases they act as enzyme inhibitors. अब तक हमने दो मैकेनिज्म समझ लिए हैं। अब अगले हम थर्ड मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, एक्टिंग ऑन आयन चैनल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. First of all, we understand what ion channels are. Ion channels are specialized protein channels present on the cell membrane. ये भी present होते हैं cell membrane पर. Their main function is to regulate the movement of ions. इनका मेन फंक्शन होता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोरीन आयन के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर एंड सेल के बाहर. इन आयन्स के मूवमेंट से ही नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल फंक्शन कंट्रोल होते हैं. सो जब कोई ड्रग इन आयन चैनल्स को ब्लॉक या ओपन करती है तो बॉडी का रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है. अब हम इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम चैनल. पहला चैनल है सोडियम चैनल. द फर्स्ट ड्रग इज क्विनिडीन. क्विनिडीन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है. जो क्विनिडीन ड्रग होती है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है. जब सोडियम चैनल्स ब्लॉक होते हैं तो कार्डियक सेल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कंडक्शन स्लो हो जाती है. इसी वजह से क्विनिडीन का यूज़ कार्डियक अरिथमियाज के ट्रीटमेंट में किया जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम चैनल. और एग्जाम्पल में ड्रग है निफेडिपिन. निफेडिपिन एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है. कैल्शियम हार्ट और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयन है. जब कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक होते हैं तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. इसलिए निफेडिपिन का यूज़ हाइपरटेंशन और एंजाइना में किया जाता है. थर्ड एग्जाम्पल है वेरापेमिल. अनदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज वेरापेमिल. यह भी कैल्शियम एंट्री को रिड्यूस करती है, लेकिन इसका इफेक्ट हार्ट पर ज़्यादा होता है. इसलिए वेरापेमिल का यूज़ हाइपरटेंशन, एंजाइना और कार्डियक एरिथमिया में किया जाता है. फोर्थ एग्जाम्पल है क्लोराइड चैनल. और डायज़ेपाम सीधे क्लोराइड चैनल पर एक्ट नहीं करती, बल्कि गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू क्लोराइड चैनल ओपनिंग को इंक्रीज करती है. इसलिए क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर एंटर करते हैं और न्यूरॉन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे CNS का डिप्रेशन हो जाता है. इसलिए डायज़ेपाम का यूज़ एंजाइटी, इंसोमिया और सीजर जैसी कंडीशन में किया जाता है. आगे हम देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म, एक्टिंग ऑन ट्रांसपोर्टर्स. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड that drug can act on receptor, enzyme and ion channels. Now we will understand how drug act on transporter. पहले हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स होते क्या हैं. ट्रांसपोर्टर्स आर स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स present on the cell membrane. Their main function is to move specific substance from one side to the membrane to the other. इनका मेन फंक्शन है स्पेसिफिक सब्सटेंस को एक साइड से दूसरे साइड ले जाना मेम्ब्रेन के इधर उधर. इन सिंपल वर्ड्स ट्रांसपोर्टर्स एक्ट लाइक कैरियर्स विच हेल्प मॉलिक्यूल्स एंटर और लीव द सेल. ये कैरियर की तरह वर्क करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर ले जाते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड वेरियस आयन्स. Many drug produce their therapeutic effect by blocking or inhibiting these transporters. बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो इन ट्रांसपोर्टर्स के एक्शन को ब्लॉक करके या इनहिबिट करके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स गिवन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्लुक्सेटिन इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स. जो ये ड्रग है फ्लुक्सेटिन, ये इनहिबिट करती है सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर को. नेक्स्ट है एम्फेटामिन ब्लॉक डोपामिन रीअपटेक इन ब्रेन न्यूरॉन्स बाय डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स. नेक्स्ट है कोकेन ब्लॉक डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स.
एग्जाम्पल्स को थोड़ा डीपली समझते हैं। ड्रग जैसे फ्लुक्सेटिन विच बिलोंग्स टू द SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ब्लॉक दिस ट्रांसपोर्ट, ये इस ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर देती है। तो नॉर्मली SERD रीअपटेक सेरोटोनिन इनटू द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। जब फ्लुक्सेटिन इस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है तो सेरोटोनिन का लेवल सिनेप्सिस में इंक्रीज हो जाता है विच इम्प्रूव मूड, दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड इन डिप्रेशन। नेक्स्ट ड्रग है हमारी। So here we can conclude that transporters are also important drug targets by inhibiting or blocking transporters. Drug can increase or decrease the concentration of neurotransmitters or other molecules, ultimately producing their therapeutic effect. So अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 4 important mechanism of drug action. First, acting on receptor. Second, acting on enzyme. Third, acting on ion channels or acting on transporters. In next slide, we will continue with remaining mechanism of drug action. सो डियर फ्रेंड्स, दैट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने फार्माकोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ ड्रग प्रोड्यूस देयर एक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझा। ये टॉपिक आगे के फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि फार्मेसी के से रिलेटेड